प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इकाई 8 में यह नाटक लगा हुआ है, धर्मवीर भारती कृत है अंधा युग। आज हम अंधा युग को देखने वाले हैं। अंधा युग बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है। उम्मीद करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। एक बात कहना चाहूँगी, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अंधा युग एक प्रयोगधर्मी गीत नाट्य है। इसकी रचना गीत नाट्य के रूप में की गई है, अतः इसके शिल्प विधान में भारती जी ने उन सभी बातों का ध्यान रखा है जो एक गीत नाट्य के लिए आवश्यक है। इसकी रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर की गई है। अंधा युग में भारती जी ने निर्देश के अंतर्गत इसको स्वीकार करते हुए वो कहते हैं कि मूलतः यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि मूलतः यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। लिखे जाने के बाद इसका रेडियो रूपांतरण भी प्रस्तुत हुआ, जिसके कारण इसके संवादों को लय और भाषा को मांझने में काफी सहायता मिली। अब हम कुछ यहाँ महत्वपूर्ण बात करें फ्रेंड्स, तो अंधा युग में प्राचीन कथा के माध्यम से आधुनिक की व्याख्या को प्रस्तुत किया गया है। इसके पात्र भले ही महाभारत कालीन हो, किंतु वे आधुनिक संदर्भों में विभिन्न मन स्थितियों एवं भावनाओं के प्रतीक बनकर सामने आए हैं। कई पात्र हैं इसके। अश्वत्थामा है, कृष्ण है, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी एक, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी दो, बलराम, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे हम जब इसका अध्ययन कर रहे होंगे वहां पात्रों के नाम आपको देखने को मिलेगा। यह एक पौराणिक कथा है और बात करूं तो फ्रेंड्स इसके 5 अंक हैं लेकिन 8 भाग हैं। ओके, इसका प्रकाशन वर्ष तो आप सबको पता है कि 1954 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ है। धर्मवीर भारती का जन्म समय यहाँ 1926 से 1957 ईस्वी में वैसे भी दिखाया जा रहा है। इस गीत नाट्य का प्रकाशन कहीं कहीं पर 1955 भी देखने को मिलता है, लेकिन 1954 सही है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब चलते हैं क्लास की ओर। यहाँ पर पेज मैंने काफी लिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको आपको बता रही हूँ। अंधा युग डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक बहुचर्चित गीत नाट्य है, जिसका कथानक पौराणिक एवं प्रख्यात होने पर भी आधुनिक मानव बोध एवं संवेदना से जुड़ा हुआ है। इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया है उसके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय ग्रहण किया गया है। इस कृति में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक के घटनाकाल को समेटा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है और केवल उन्हीं पात्रों का चयन किया गया है जो प्रतीकात्मकता अंधा युग के नामकरण में, कथा तत्व में एवं पात्रों में सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए अंधा युग महाभारत की कथा के एक अंश का पुनराख्यान मात्र न होकर मानव के अंतर जगत को अभिव्यक्त करने वाली कृति के रूप में बहुप्रशंसित एवं बहुचर्चित रही है। इसका यहाँ प्रकाशन वर्ष वैसे भी दिया गया है। तब से लेकर अब तक यह कृति अपनी विषय वस्तु एवं शैली शिल्प के कारण बहुचर्चित रही है। इस गीत नाट्य में कुल 5 अंक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 5 अंक हैं, लेकिन भाग कितने हैं? 8 भाग हैं। 3 अंकों के बाद एक अंतराल और 5वें अंक के बाद समापन है। उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। पहला अंक देखिए स्थापना है, जो यहाँ पर दिया गया नहीं है। स्थापना में आना चाहिए अंधा युग, ठीक है, यहाँ दिया नहीं गया है। दूसरा है पहला अंक फिर आता है कौरव नगरी है। दूसरा अंक पशु का उदय। तीसरा अंक अश्वत्थामा का आदिसत्य। फिर है अंतराल है, इसमें पंख, पहिए और पट्टियां का वर्णन है। चौथा अंक है गांधारी का साथ दिखाया गया है। 5वें अंक में विजय एक प्रेमिक आत्महत्या को दिखाया गया है। समापन होता है प्रभु की मृत्यु के साथ। अंधा युग का कथानक पौराणिक होते हुए भी युगीन चेतना से संयुक्त है। अंधा युग युद्धोपरांत मानसिकता का काव्य है, जिसमें विजय पांडवों की हुई, लेकिन जीवन का समग्र ढांचा नीति अनीति, सत्य असत्य, न्याय अन्याय आदि क्षत विक्षत हो चुका था। बच रहे थे सिर्फ सवाल, आहत विकलांग सैनिकों की तरह, और बच रहा था विडंबना युक्त व्यंग आधे गलियारे में घूमते उन प्रहरियों की तरह जो घूम घूम कर रक्षा कर रहे थे उस कौरव महल की। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं।
उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तथ्य कि जहाँ कुछ भी रक्षणीय नहीं था, कैसा था वह अजब युद्ध जिसमें जय किसी की भी ना हो, किसी की भी हो, बस दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना था। जब इसको पढ़ते हैं हम, यहाँ पर इसकी मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि आज मैं यहाँ पर आपको अंधा युग की व्याख्या लेकर आई हूँ, ठीक है? जैसा कि एक गीत नाट्य है ना, उसकी व्याख्या यहाँ पर हम देख रहे हैं। अंधा युग में आधुनिकता बोध को देखते हैं। अंधा युग के कथानक का मूल स्रोत तो महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं पर है ही। अधिकतर कथा वस्तु प्रख्यात ही है, केवल कुछ अंश ही उत्पाद्य है। ये भी आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा। पात्रों की दृष्टि से भी डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अधिकतर पौराणिक पात्र ही लिए हैं। केवल कुछ पात्र ही काल्पनिक हैं जो भारती जी के कुछ अवधारणाओं को व्यक्त करने में सहायक हुए हैं। ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जो पात्र हैं अधिकतर पौराणिक ही लिए गए हैं, कुछ पात्र हैं जो काल्पनिक हैं। अंधा युग में महाभारत कथा के उस मर्म बिंदु का चुनाव किया गया है। युद्धोत्तर काल में व्याप्त निराशा, कुंठा, अनास्था, निरर्थकता, पराजय की भावनाओं से में ओतप्रोत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण है कि अंधा युग में इसका चुनाव किया गया है। ठीक यही स्थिति द्वितीय महायुद्ध के उपरांत आधुनिक युग में परिलक्षित हो रही थी। भय, संशय, मृत्युबोध, निराशा, निरर्थकता और अनास्था के स्वर तत्कालीन समाज में व्याप्त थे। भारती जी ने अंधा युग में इन्हीं से जुड़ते हुए मानव मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। बहुत ऊंची बात यहाँ लिखी है फ्रेंड्स। जो अक्सर मेरी एक वीडियो थी, मैंने कहा था कि जो समाज में होता है वही काव्य, वही कविता, वही साहित्य बनता है। तो यहाँ भी वही है। जिस प्रकार की मन स्थिति उस समय चल रही थी, उसी का वर्णन अंधा युग में किया गया है। भारती जी ने इस परम कृति में वर्तमान जीवन में व्याप्त विसंगतियों के साथ साथ विगड़ित मानव मूल्यों एवं कुचली मर्यादाओं का सशक्त चित्रण किया गया है। आपको याद होगा, मर्यादा मत तोड़ो तोड़ी हुई मर्यादा, ये अंधा युग की में ही कहा गया है ना। ये एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा भी गई है ये पंक्तियां, क्योंकि कई बार एग्जाम में अंधा युग से आने वाली पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। ठीक है, एक और इसकी पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है कि सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी मर्यादा गलित अंग वैश्या की। एक पंक्ति आता है, इस मोह निराशा से घिरकर, मतलब कई पंक्ति है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए यहाँ मैंने इसका जिक्र कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि भारती जी युद्ध की तांडव लीला मानव मन में व्याप्त सत्य और सुंदर को कुचल देती है और शेष बचती है अनास्था, निराशा, प्रतिशोध, त्रास, स्वार्थपरता, रक्तपात, विध्वंस, क्रूरता, बर्बरता एवं पशुता की भावनाएं। महाभारत की घटनाओं को कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि उसकी संगति आधुनिक युग की विसंगतियों से ठीक ठीक बैठ जाती है और महाभारत का वह विनाशकारी युद्ध आधुनिक युग के अंधेपन को पूर्णतः व्यक्त कर देता है। युद्धोपरांत वह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब युक्त हैं। हर युद्ध के बाद अंधा युग ही अवतरित होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर युद्ध के बाद अंधा युग ही अवतरित होता है, चाहे वह महाभारत हो या वर्तमान समय के विश्व युद्ध। युद्ध के बाद सबके मन में यह अंधा युग उतर आता है। मन में बसती है अश्वत्थामा की पशुता, मन में बसती है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया है जो रॉन्ग है। मन में बसती है क्या? अश्वत्थामा की पशुता, बर्बरता और प्रतिशोध की विध्वंसकारी भावनाएं, संजय की अकर्मण्यता एवं निरर्थकता, विदुर का संशय और युयुत्सु की अनास्था। महाभारत के बाद बचे हुए इन पात्रों की मनोदशा को भारती जी ने युद्धोपरांत समाज में व्याप्त भावनाओं के प्रतीक के रूप में चुना है। इतिहास अपने को दोहराता है, इतिहास अपने को दोहराता है, चाहे महाभारत हो या आधुनिक काल के विश्व युद्ध। मानव के मन में युद्ध के प्रति वितृष्णा और घृणा ही उत्पन्न होती है। युद्ध में मानव मूल्यों का विघटन होता है, मर्यादाओं को तोड़ा जाता है और जीवन में जो कुछ भी सत्य और सुंदर होता है उसे युद्ध की विभीषिका नष्ट कर देती है। शेष बचती है ग्लानि, पीड़ा, विकृति, कुंठा और लज्जाजनक पराजय। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप इन शब्दों के अर्थ बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे है कि आधुनिक युग बोध की अभिव्यक्ति भी अंधा युग के लेखक का उद्देश्य है, क्योंकि अंधा युग के माध्यम से बता दूं फ्रेंड्स कि धर्मवीर भारती जी आधुनिक युग में जो चल रही विसंगतियां थी उसी का वर्णन
करना चाहते थे वही दिखाना चाहते हैं। अंधा युग को इन्होंने आगे रखा है, मतलब अंधा युग को इन्होंने सामने इसलिए लाकर रखा है क्योंकि उस समय जो युग चल रहा था अंधा युग ही था, अंग्रेजों का राज था, इसलिए अंधा युग के माध्यम से इन्होंने मानवियों पर कुठाराघात किया है। इसी कारण कथा में प्रतीकात्मकता का निर्वाह हुआ है। महाभारत की उस कथा का सामंजस्य जब वर्तमान युग से हो जाता है तब यह कथा पौराणिक कथा मात्र न रहकर प्रतीक बन जाती है। यही कारण है कि अंधा युग की कथा के मर्म बिंदु जहाँ एक और महाभारत कालीन सत्य को उद्घाटित करते हैं वहीं दूसरी और आधुनिक युग बोध को भी व्यंजित करते हैं। धर्मवीर भारती ने इस तथ्य का उद्घाटन भी अंधा युग में किया है, चाहे सत्य का वर्ण करो चाहे असत्य का, अंत में पीड़ा ही भोगनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है यहाँ पर। युयुत्सु ने अपने कौरव भाइयों को छोड़कर पांडव पक्ष में रहकर सत्य का साथ दिया, उसे क्या मिला? गांधारी का तिरस्कार, भीम के द्वारा अपमान, सबकी लांछना और आत्महत्या की व्यवस्था। युद्ध जिन मूल्यों की स्थापना के लिए लड़ा जाता है उन मूल्यों का ह्रास ही युद्ध में होता है। इसी कारण जिस सत्य की रक्षा और अन्याय एवं अत्याचार का विनाश करने के लिए युद्ध को अंगीकार किया जाता है वह युद्ध के बाद भी जस का तस रहता है। प्रजा यह अनुभव करती है कि हम जैसे पहले थे वैसे ही करते हैं। शासक भले ही बदल जाए पर स्थितियां अपरिवर्तित रहती हैं। यही है इस युद्ध की परिणति जो मनुष्य की आस्था को समाप्त कर अनास्था को जन्म देती है और उसके मन में आत्मघाती प्रवृत्तियां घर कर लेती हैं। पराजित व्यक्ति को मानवता की आशा करना संभव नहीं है। अश्वत्थामा भी इसी मनह स्थिति में पहुंच चुका है। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, ऐसा कौन कहता है? अश्वत्थामा। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया। अंधा युग में युद्धोपरांत जन्म लेने वाली ह्रासोन्मुखी मनोवृत्ति का सजीव चित्रण युधिष्ठिर के माध्यम से भारती जी ने किया है। यही सत्य है कि युद्ध में कोई विजयी होता ही नहीं है। जिन मूल्यों के लिए युद्ध लड़ा जाता है उन्हीं को तहस नहस कर दिया जाता है। सत्य, धर्म और मर्यादा किसी भी पक्ष में स्थिर नहीं रह पाती। अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित मानव अपने भीतर के मनुष्यत्व को खो देता है और वह सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देता है। महाभारत की इस कथा के माध्यम से भारती जी ने वस्तुतः वर्तमान युग की समस्याओं का ही निरूपण किया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, आज यहाँ पर सभी कुछ है क्योंकि मैंने वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैंने कह दिया है कि यहाँ हम ये आप समझ लीजिए कि अंधा युग के गीत नाट्य है जिसका आप यहाँ पर भावार्थ पढ़ रहे हैं। तो महाभारत की इस कथा के माध्यम से भारती जी ने वर्तमान युग की समस्याओं का निरूपण किया है और इस प्रकार अतीत को पढ़कर वर्तमान का चित्र अंकित किया है। आज के युग में सभी अंधे हैं, अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित, यही भारती जी का प्रमुख तथ्य है और इसलिए यह कृति आज भी प्रासंगिक है। यहाँ पर कुछ अंधा युग के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। यदि आप इसको देखना चाहें फ्रेंड्स, वीडियो को आप पॉज करके प्लीज आप देख लीजिएगा। हम चलते हैं कुछ और तथ्य देखते हैं। इसको मैंने बोल दिया कि आप वीडियो पॉज कीजिएगा और आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अंधा युग की कथा का आधार भले ही पौराणिक हो किंतु उसमें आधुनिक युग की संवेदना और भावबोध विद्यमान है। अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि इस कृति में रचनाकार ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र अंकित किया है। गीत नाट्य शैली में रचित इस बहुचर्चित कृति के कथानक में, पात्रों में और यहाँ तक कि शीर्षक में भी प्रतीकात्मकता का निर्वाह किया गया है। ठीक है, जैसा शीर्षक है वैसा ही इसका कथानक है, वैसे ही इसमें मानवता दिखाई जाती है और यही एक साहित्यकार की बहुत बड़ी खूबी है, मतलब बहुत बड़ी खासियत है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, युद्ध में मर्यादाओं का हनन होता है, मानव मूल्यों का पतन होता है, नैतिकता को तिलांजलि दे दी जाती है, आस्थाएं समाप्त हो जाती हैं और शेष बचती है निराशा, अनास्था, कुंठा, व्यक्ति संशय एवं प्रतिशोध की बर्बर पाशविक वृत्ति जो मानव के भीतर व्याप्त सुब्रतम, कोमलतम एवं सुंदरतम पक्ष को नष्ट कर देती है। अश्वत्थामा के रूप में डॉक्टर भारती ने एक ऐसे ही सशक्त चरित्र को प्रस्तुत किया है, वही इस गीत नाट्य का केंद्रीय पात्र है। युधिष्ठिर जो सत्य के ध्वजवाहक थे, अर्ध सत्य का आश्रय लेकर नैतिकता को तिलांजलि दे बैठे और उनके उस अर्ध सत्य ने अश्वत्थामा के भविष्य की हत्या कर दी और उसी दिन से वह अंधा बर्बर पशु मात्र बनकर प्रतिशोध की ज्वलंत शिखा बन गया। उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स।
अंधा युग युद्धोपरांत अवतरित होता है, जिसमें अश्वत्थामा की पशुता, प्रतिहिंसा और बर्बरता है, युयुत्सु की पीड़ा है, जो सत्य और न्याय का पक्ष लेने पर भी सबसे तिरस्कृत और उपेक्षित होकर आत्मघाती प्रवृत्ति को अपने में विकसित कर आधुनिक मानव की ट्रेजेडी को व्यक्त करता है। यही युद्ध की भयानक त्रासदी कि इसमें जीत किसी की नहीं होती। युधिष्ठिर विजयी होकर भी अपने को पराजित अनुभव करते हैं। इस युद्ध के बाद शेष लोग संजय की भांति निष्क्रिय, संजय एक पात्र है, ठीक है, संजय की भांति निष्क्रिय, युयुत्सु की भांति आत्मघाती और अश्वत्थामा की भांति विगलित एवं विकृत है। अंधा युग के पात्र पौराणिक हैं, लेकिन आधुनिक प्रासंगिकता लिए हुए हैं। उसमें वैज्ञानिक और मिथकीय धारणा का योग है। युग के ह्रासोन्मुख संदर्भ ही पात्रों का स्वरूप और उनकी प्रासंगिकता निर्मित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। कुछ और देख लेते हैं इनके इसमें क्या और क्या समाहित है। तो अंधा युग की संवेदना जितनी प्रबल है, उसका शिल्प विधान भी उतना ही सशक्त है। अंधा युग का प्रारूप अर्थात काव्य रूप प्रस्तुत एक गीत नाट्य का ही है, जिसमें मुक्त छंद के साथ साथ कुछ अंश छंदबद्ध भी हैं। कथानक सुनियोजित, गतिशील, प्रभावपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण है। अंकों के बीच में कथा गायन पद्धति का सहारा लेकर रोचकता और कुतूहल उत्पन्न किया गया है। संवाद इस प्रकार के हैं जिसमें लय की उपेक्षा अर्थ पर अधिक बल दिया गया है। गीत नाट्य में भाषा प्रमुख तत्व मानी गई है, क्योंकि भावों की प्रेषणीयता में केंद्रीय सूत्र का संचालन वही करता है। भाषा में पात्रानुकूलता, संप्रेषणीयता, ध्वनि सौंदर्य, प्रतीकात्मकता जैसे गुण विद्यमान है। साथ ही वह सरल एवं स्पष्ट भी है। तत्सम शब्दावली की बहुलता होने पर भी उसमें दुर्लभता एवं दुर्बोधता नहीं आने पाई है। कहीं कहीं शब्दों में पुनरुक्ति से और कहीं कहीं पंक्ति की पुनरुक्ति से भावाभिव्यक्ति को सशक्त बनाया गया है। ठीक है, ये तो हो गई आज अंधा युग के संबंध में फ्रेंड्स। इसका मैं थोड़ा सा निष्कर्ष आपको बता दूं तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अंधा युग भारतीय जी की काव्य प्रतिभा का चरम उत्कर्ष है। इस कृति की प्रासंगिकता ने इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपादेय बना दिया है। युगीन समस्याओं के प्रति जागरूक डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अंधा युग की रचना कर लोक मंगल का विधान करते हुए अपने कवि कर्तव्य का सफल निर्वाह किया है। तो ये हुई अंधा युग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, जाते जाते कहना चाहूँगी कि वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मैं जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।